पीछे की क्लासेस में हमने ये डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट के जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्स हैं तो उसमें गवर्नमेंट कैसे क्या कदम उठा सकती है जिससे एलोकेशन को ज़्यादा इफेक्टिवली बनाया जा सके। ठीक है। सब कुछ हो गया था जिसमें हमने ये तीन बातें पढ़ी थी एडिशनली। अब आगे का टॉपिक स्टार्ट करना है। एक किताब दे दो जरा। आगे जो टॉपिक है वो है रीडिस्ट्रीब्यूशन रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। रीडिस्ट्रीब्यूशन नाम से समझ में आ रहा होगा कि क्या मतलब निकल रहा है इसका। रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब दोबारा से बंटवारा किया जाए या दोबारा से एलोकेशन किया जाए रिसोर्स का। ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या काम करना होंगे। कभी भी किसी भी इकोनॉमी में जो रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बराबर होना चाहिए। जिसको जितनी ज़रूरत है उतना उसके पास होना चाहिए, है ना। लिखोगे जनरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इज इनकम एंड वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन जनरली कैसा होता है, स्क्यूड रहता है। स्क्यूड का मतलब बड़ा था अनबैलेंस होता है। होता ये है। और होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए, इक्वल होना चाहिए। स्क्यूड वर्ड जो बना है इसका जो ओरिजिन है वो है स्क्यूनेस से। मान लो कि स्क्यूनेस को समझा रहा हूँ। मान लो कि तुम एक बॉक्सिंग रिंग में हो। हम्म अच्छे खासे हट्टे खाटे एकदम हट्टे कट्टे पहलवान हो इस तरह के। और तुम्हारे जस्ट अपोजिट में एक और पहलवान है। हम्म
समझ रहे हो? तो इस वॉर को तुम क्या नाम दोगे? अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं। ठीक है, क्या नाम दोगे इस वॉर को? क्या ये कहलाता है स्क्यूनेस। समझ में आ गया? यानी कंडीशन क्या है? ये ज्यादातर रिसोर्स ज्यादातर रिसोर्स कहाँ चले गए हैं? इधर। और इधर कितना आया है, जिसका रिजल्ट ये है। ठीक। ऐसे ही हालात होते हैं ज्यादातर। तो ये फंक्शन किस लिए आया फिर? लिखोगे दिस फंक्शन रिलेट्स टू द बेसिक क्वेश्चन ऑफ। ये फंक्शन आया किस लिए है? एक बेसिक क्वेश्चन, उसके लिए, बेसिक क्वेश्चन के लिए। और क्वेश्चन ये है, फॉर whom टू प्रोड्यूस। सेंट्रल प्रॉब्लम में थर्ड प्रॉब्लम यही है। ये उसके लिए आया है, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए? जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उसके लिए, या जिसके पास है ही नहीं उसके लिए? ज़्यादा ज़रूरत नहीं मतलब जिसके पास ज़्यादा रखा है उसके लिए प्रोड्यूस करना है, या जिसके पास है ही नहीं उसके लिए प्रोड्यूस करना है? है ना? बट ऐसा होता तो है नहीं। कोई भी चीज़ मान लो मार्केट में आई, या सरकारी सुविधा कोई आई, तो सब बैठे हुए लोग ऐसे इस तरीके से टकटकी लगा के बैठे होते हैं सुविधाओं पर, कि जिसके लिए वो सुविधा है, जिसके लिए वो पॉलिसी है, उसे तो पता भी नहीं चलता। बाकी जिसको उसकी खास ज़रूरत भी नहीं है, वो उसके मज़े उड़ा रहे होते हैं। समझ में आ गया? ये पॉलिसी उसी के लिए है। मतलब इसी क्वेश्चन के ऊपर ये पॉलिसी, ये फंक्शन काम करता है कि किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए। समझ में आ गया? अगला, दिस फंक्शन also relates to the manner in which effective demand over the over the economic goods divided among the various individuals।
ये फंक्शन जो हम रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बात कर रहे हैं, ये ऑल्सो रिलेट द मैनर इन विच इफेक्टिव डिमांड ओवर द इकोनॉमिक गुड्स डिवाइडेड अमंग द वेरियस इंडिविजुअल्स। ये थोड़ा कोशिश करता है, रिलेट करता है इकोनॉमिक गुड्स का डिवीजन अमंग द वेरियस इंडिविजुअल्स इफेक्टिवली हो। इन गुड्स की जो अपनी डिमांड है वो इफेक्टिवली हो रही हो। जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उसके पास ज़्यादा गुड्स की रिक्वायरमेंट जा रही हो, जिसको ज़रूरत नहीं है उसके पास कम गुड्स जाए तो भी काम चल जाएगा। समझे? ये हो गया। अब इसी सब कारणों की वजह से सरकार को कुछ कदम उठाने पड़ते हैं समय समय पर। क्या कदम उठाने पड़ते हैं? तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्सेस, है ना, एंड सब्सिडीज। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब पता है? हैं? इनकम पे ज्यादा इनकम बढ़ेगी। हाँ, ज़्यादा कमाओगे ज़्यादा टैक्स भरोगे, कम कमाओगे कम टैक्स भरोगे। ठीक है ना? अमीर होते जाओ तो तुम्हारा जो टैक्स है वो भी बढ़ता चला जाएगा। और वही अगर गरीब होते जाओगे तो टैक्स कम होता चला जाएगा और सब्सिडीज बढ़ती चली जाएगी। तो इसका मतलब ये सब्सिडीज तो गरीबों के लिए है ना, असल में ऐसा हो नहीं पाता है। गरीबों का राशन कार्ड नहीं बनता, अमीरों के घर चार चार राशन कार्ड बने होते हैं, है ना। गरीब के घर में एक सिलेंडर नहीं होगा और अमीरों के घर में पाँच पाँच छः छः सब्सिडाइज्ड सिलेंडर हैं। जो भी XYZ योजना चला रखी हो सरकार ने, उस योजना के तहत पाँच पाँच छः छः सिलेंडर उनके घर में दिख रहे होते हैं। गरीब को एक आवास योजना नहीं मिलती और अमीरों के पास अपना दो चार कोठी होने के बावजूद उनको आवास योजना मिल जाती है। समझे? तो ये सारे तिगड़म है, तिगड़म लगा के ये सारा काम कर दिया जाता है, जो कि होना नहीं चाहिए। सरकार तो हमेशा यही कोशिश करती है कि अमीर हो तुम तो अपना घर खुद बना लोगे, इतना पैसा है तुम्हारे पास, है ना। भाला लेके और तुम्हारे छत में छेद कर दे तो 25-30 गड्डियाँ निकल के आ जाएंगी। गड्डियाँ नहीं, पूरा कार्टून भरा भरा निकल के आ जाएगा, इतना पैसा तुम्हारे पास है। लेकिन गरीब के पास तो अपना एक तिरपाल लगा के वो रह रहे हैं, उनके लिए सुविधा है ना, आवास योजना या कुछ भी, उनको लेने दो। नहीं हो नहीं पाता ये सारी चीज़ें। रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इन्हीं सब मैटर पे काम करता है। कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा समझ में? तुम में से कितने हैं जिनको आवास योजना का सुविधा मिला है? देखा, गरीबों को यही नहीं पता आवास योजना होती है क्या।
प्रधानमंत्री आवास योजना जिसके तहत 2.5 लाख रुपए घर बनाने के लिए मिल रहे थे हैं। आगे कर साथ में नहीं नहीं, 2.5 लाख रुपए मिले हैं, बहुतों को मिले हैं, लेकिन वो बहुतों में बहुत सारे वो हैं जिनके पास अपना 10-15 रूम वाला किराए वाला घर है और एक अपना खुद का 5-6 रूम का कोठी वाला घर है। उन लोगों ने ये सुविधाएं ले ली है। बेच नहीं सकते वो बात अलग है, बेचने के लिए कोई क्राइटेरिया आ जाएगा वो बात अलग है। मुद्दा ये है कि रहने के लिए छत होनी चाहिए। अभी जब हम लोग चलेंगे 1 दिसंबर को, 1 जनवरी को सॉरी, तो वहाँ देखना, पिछली बार थोड़ा मेरे ख्याल से हम लोग गलत जगह चले गए थे। एक ऐसी जगह भी है जहाँ पर लोग आज भी तिरपाल लगा के और रह रहे हैं उस कड़ाके की ठंड में, जिसमें हम चद्दर वाली जो करकट वाली जो छत होती है उसको प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि ओस टपकने लग जाती है उसमें भी, है ना। उसमें वो तिरपाल लगा के रहते हैं। बात गरीब की नहीं है, बात यह है कि उनके हक का कोई और खा जाता है। और 2 वोट। आगे गलती दे देंगे इतने सारे लोग। सरकार के पास आधार कार्ड का डाटा है ना। सब बनाते थोड़ी है सर, 2 बार ही अगर आधार कार्ड का डाटा है, उस आधार कार्ड से सरकार ने सबके बैंक अकाउंट लिंक कर रखे हैं। बैंक अकाउंट की करता है। जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाए हैं। सरकार जब जगह जगह अपने बूथ लगा सकती है अकाउंट ओपन करवाने के लिए, तो ऐसी कॉलोनियों में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजकर उन लोगों के डॉक्यूमेंट कम होने के बावजूद क्या बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकते। सारा काम ऑनलाइन कर दे। वही तो बात है, कुछ एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना चाहते ना सरकार। करना है कितने करते वही, और उसके बाद जब करप्शन होता है तो कितना नुकसान होता है सरकार को। करप्शन में नुकसान सरकार को ही तो होता है, पब्लिक को होता है, सरकार को होता है, करप्शन करने वाले को फायदा हो जाता है। तो उस नुकसान को बचाने के लिए थोड़ा खर्चा ही कर लें, कम से कम उसका रिटर्न तो अच्छा मिलेगा। करने वाले करते हैं। क्यों क्यों किसी दूसरी कंट्री में करप्शन नहीं हो पाता है। करप्शन का आंकड़ा इंटरनेट पर भारत का भी मौजूद है, दूसरी कंट्री का भी मौजूद है, वहां पर जाके देखो ना। लेकिन कुछ भी है तो लोग इंटरनेट की भाषा को सच मानते हैं। गलती करे चाहे कुछ भी करे, लेकिन ये सच मानते हैं और तुम्हें भी मानना पड़ेगा। और इंटरनेट पे मौजूद डाटा वो पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल है। तो जो बात है वो यही है, उसे मानना पड़ेगा, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। लिखो, दिस फंक्शन एम्स, इस फंक्शन का अपना लक्ष्य है, उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम,
इनकम का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। दूसरा सोशल वेलफेयर। तीसरा प्रोवाइड इक्वेलिटी ऑफ इनकम। इनकम की इक्वेलिटी है, बहुत बड़ी बात है इसमें। नॉर्मली देखा जाता है कि जो हार्ड वर्कर होता है उसको तनख्वाह मिल रही है 600 रुपये दिहाड़ी एक दिन की, 800 रुपये दिहाड़ी हार्ड वर्कर को, है ना। और जो वाइट कॉलर जॉब कर रहा है या फिर जो ऑफिस में एसी में बैठकर और केवल कंप्यूटर पे पटर 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 कर रहा है, ठीक है, काम उनका भी मेहनती है, लेकिन उतना नहीं है मेहनती जितना अ, उसी कंपनी के लो वर्कर्स काम कर रहे हैं, हार्ड वर्कर्स जो है। बात समझ में आ रही है मेरी? और उनको जो ऑफिस में एसी में बैठ के काम कर रहे हैं उनको सैलरी मिलती है मंथली के अकॉर्डिंग 50, 55, 60, 70, 80, 1 लाख, 2 लाख पर मंथ। और किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में सोचो, वो कंस्ट्रक्शन कंपनी सारा पैसा किसके बलबूते पे कमा रही है? तो जो लेबर है, वर्कर हैं, मजदूर है, मिस्त्री है, उनके बलबूते पे कमा रहे हैं ना। इंजीनियर ने अपनी पढ़ाई करी है, मानता हूँ, इस चीज़ की एक रिस्पेक्ट भी है कि उन्होंने इतनी काबिल पढ़ाई करी है, उनकी सैलरी कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक हार्ड वर्कर मजदूर, उसकी सैलरी भी तो ज़्यादा होनी चाहिए। उस उसको तनख्वाह मिलती है एक दिन का 500 रुपये, 600 रुपये, हैं। वो 8 घंटे चिलचिलाती धूप में काम कर रहा होता है, और वही इंजीनियर साइट पे जाता है, गया, मिस्त्रियों के साथ एक आधे आधे घंटे की मीटिंग कर ली, वो भी शेड वाले ऑफिस में बैठकर। साइट पे गया, फटाफट फटाफट विजिट मार लेते हैं, ठीक है, वो विजिट उनकी ज़रूरी है और वो बढ़िया से विजिट करते हैं, लेकिन मजदूर की तरह पूरे 8 घंटे धूप में नहीं बैठते हैं। वो जाके कहीं शेड में या फिर अपना ऑफिस बनाया होता है छोटा सा। तो मैं नहीं कह रहा कि फिर से कि मैं ये बात बोल रहा हूँ कि इंजीनियर को कम नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन मजदूरों को, जिनकी वजह से खूब अच्छा कमा रही है वो कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसको तो पेमेंट ज़्यादा मिलनी चाहिए। तो यहाँ उल्टा ही हो गया है, मजदूरों की तो पेमेंट बढ़ाई नहीं, इंजीनियरों की भी सैलरी वहीं 18-20 हज़ार रुपये पहुँचा दी है। जहाँ तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो इक्वेलिटी एक इनकम की रहे और अच्छी खासी रहे। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का जो मालिक होता है वो तो कहीं बैठ के दुबई में बुर्ज खलीफा पे खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा रहा होता है, और उसके अपने सारे एम्प्लॉयज़ उसे कमा के दे रहे हैं, वो घंटों घंटों लाखों कमा रहा है, जबकि वो कुछ नहीं कर रहा है। और बाकी सारे महीने का 18 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। ये चीज़ प्राइवेटली देखा जाए तो ओनर के हिसाब से तो ठीक ही है, उसने पैसा लगा रखा है तो उतना कमाने की वो ज़रूर चेष्टा करेगा। बट थोड़ा इकोनॉमिकली देखा जाए तो ये इकोनॉमी के लिए अभिशाप बनता चला जा रहा है, बहुत दयनीय स्थिति बनती जा रही है। उन इंजीनियरों से कभी बातचीत करना जो 4 साल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद भी 20-25 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहे हैं। तुम्हें तो अपनी लाइफ में कई तो सीए ऐसे मिलेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइड
सिक्योरिटी। that is in terms of fulfillment of basic needs। बेसिक नीड्स की जो अपनी नीड है उनको पूरा करने की सिक्योरिटी मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा। बेसिक नीड मतलब रोटी कपड़ा मकान, है ना। तो अगर इनके लिए एक सिक्योरिटी मिल जाए कि तो आम जनता खुश रहेगी कि नहीं, वो आगे के बारे में सोच सकती है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में इन सब चीज़ों पे बातचीत की जाती है। डन, ठीक है। तो और कोई रहता है? एक और ये लिख लो, प्रोवाइडिंग इनकम अपॉर्चुनिटीज। यानी कि जॉब, इनकम को अर्न करने की अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे क्रिएट की जाती है। फिर कुछ एग्जांपल्स देख लें। फ्यू एग्जांपल्स देखो जी। कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे हाथ में। इसमें पहला एग्जांपल है प्रोग्रेसिव टैक्स, जो कि हमने जस्ट अभी पीछे देखा। दूसरा एग्जांपल फूड ग्रेन्स एट सब्सिडाइज्ड प्राइसेस, जो राशन पे में मिल जाता है टू बीपीएल हाउस होल्ड्स। बीपीएल कौन है तो ये तो पता है, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो घराने हैं उनको राशन सब्सिडाइज फॉर्म में मिले। तो राशन की दुकान पे यही होता भी है यार। अभी तो फ्री वाला सिस्टम है, कुछ समय पहले का याद करो तो 70 की जाने 75 रुपए में 5 किलो राशन मिल जाया करता था। अच्छा, राशन की लाइन में जाके देखो लगोगे ना तो मोस्टली तुम्हें दिखाई देंगे कि राशन लेने के लिए सब बाइक से आ रहे हैं। हाँ, कई तो कार से भी आए, मैंने भी देखा बल्कि वहाँ है। लिखा होता स्कॉर्पियो से आते हुए देखा है मैंने, स्कॉर्पियो से। तो वहाँ लिखा होता है कि 4 पहियों की गाड़ी है वो नहीं ले सकते, हाँ, एलिजिबल नहीं है इसके। लेकिन कार से जाते हैं। बात समझ में आ रही है ना क्या बताना चाह रहा हूँ? हैं? क्या? काट लेते हैं। 2 किलो, हाँ वो मेरे ख्याल से 2 किलो नहीं, पर हेड 1 किलो काटते हैं वो। जैसे अगर 4 लोग हैं तो 5-5 किलो मिलना चाहिए सबको, तो 5 चौक 20 किलो मिलना चाहिए। वो 4 किलो काट के 16 किलो दे। ऐसा नहीं होता, और
पता नहीं, मेरा राशन कार्ड तो बना ही नहीं है, तो मुझे तो पता नहीं है इस बारे में। चलो कोई बात नहीं। अगर कंप्लेंट की बात है तो इस चीज़ की कंप्लेंट पुलिस में कर दो, या डीएम ऑफिस में जाके कर दो, या एक वीडियो बना लो, प्रॉपर वीडियो बनाई जाए। अच्छा, देखो मुझे उस बारे में कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं राशन नहीं लेता। वीडियो बनाया जाए प्रॉपर, लोग और उसके बाद फीस मिलता है। हाँ वही तो, पर हेड 1 किलो कट जा रहा है। वो देखो, कहीं भी कंप्लेंट करने जाए, प्रॉपर पुख्ता प्रूफ हो, तब उस पर्सन के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन यही है कि लोग डरते हैं कि मेरा राशन कार्ड से नाम कट जाएगा, या राशन मेरे को नहीं मिलेगा, कल को ये पर्सन मुझे राशन देने में दिक्कत देगा, इसलिए एक्शन नहीं लेते हैं। और इस चीज़ का फ़ायदा वो उठाते ही हैं। भाई सभी जानते हैं, ये सब कमाने का एक जरिया है, डर। हाँ, तो यही तो है ना, ये इसी को तो कहा जाता है कार्टेल। ये एक सिंडिकेट तैयार हो चुका है, और ये सारा 1-1 किलो बचा बचा के ये ब्लैक मार्केट में जाके बेचते हैं फिर, और वहां से खूब बढ़िया पैसा आता है। पापा को बेच रहे थे, मेरे पापा जाके बात कर रहे थे, बेच रहे थे, पापा बोल रहे 5 किलो। हॉस्पिटल में भी पता है, पापा ने बताया कितने दिए, 1,000 रुपये दिए, सारा काम करा। देखो अगला, एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशंस, है ना, बीपीएल या फिर कुछ ऐसे जिनकी अपनी खैर हमारे यहाँ तो कास्टिसिज्म है, लेकिन सिचुएशन के बेसिस पर थोड़ा एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन रहना चाहिए, और कहीं कहीं पर हो भी जाता है। जिसको ज़रूरत है ज़्यादा, उसके घर में फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, उसको रोज़गार मिल जाता है। और जिसका ऐसा है कि भाई रोज़गार नहीं भी मिला तो मेरा 2-3 साल चल जाएगा, तो उसको थोड़ा होल्ड कर देना चाहिए। अगला, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। अगर रोज़गार नहीं है फिर भी कुछ तो ऐसा मिलते रहना चाहिए ना, कि उन लोगों का गुजारा चल जाए। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब तो तुम्हें पता ही है, कि पर्सन किसी भी सिचुएशन पे काम करने को तैयार है, काबिल भी है, सेम रेट पे काम करने को तैयार, सेम मतलब मार्केट वेज रेट पे काम करने को तैयार है, फिर भी वो उसे काम नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में कुछ तो उसको दो कि उसका गुजारा चल सके। मैक्सिमम गरीबी तो इस वजह से है हमारे यहाँ। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। पॉइंट क्लियर है सारे? चलो अगले पॉइंट पर आते हैं।
एफिशिएंसी, एफिशिएंसी वर्सेस इक्विटी। पढ़ा जाए। एफिशिएंसी वर्ड का क्या मतलब जानते हो तुम? वो तो मैनेजमेंट वाली टर्म से बोल रहे हो, ठीक है। और एफिशिएंट का, एफिशिएंसी वर्ड है एफिशिएंट से रिलेटेड। एफिशिएंसी का मतलब वो क्या निकलता है कि मेरे पास अगर कोई भी रिसोर्स है, उसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर सकता हूँ। यूटिलाइज कर सकता हूँ कहाँ यूटिलाइज कर सकता हूँ? अपने किसी भी प्रोडक्शन वर्क में या कहीं पर भी। एफिशिएंसी और इक्विटी, ये दो वर्ड हैं। इन दोनों के बीच में थोड़ा सा कंफ्यूजन बन सकता है। एफिशिएंसी का तो मतलब है कि अपनी जो ताकत है, मैक्सिमम ताकत, उस मैक्सिमम ताकत पे पहुंच के काम किया जाए। हम्म जितना अब जैसे किसी की अपनी एफिशिएंसी है, मुकेश अंबानी की मान लो एफिशिएंसी है कि वो वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन बन सकते हैं, तो वो अपनी एफिशिएंसी पे काम करने की कोशिश बिल्कुल करेगा, लेकिन उस चक्कर में इक्विटी रह जाएगी। इक्विटी का मतलब हो गया एक तरह से इक्वेलिटी देखना। इक्वेलिटी देखना, वैसे तो इक्विटी और इक्वेलिटी में भी फ़र्क है, लेकिन अभी छोटे समय के लिए बस ये समझ लो कि सबसे अमीर बनने के चक्कर में जो गरीब है उसको भूल के ही जाना पड़ेगा, है ना। और अगर इक्विटी के लिए बात करना होगा तो हो सकता है एफिशिएंसी छोड़नी पड़ जाए। हम्म जैसे रतन टाटा, वो इक्विटी के लिए काम कर रहे हैं, तो जो पर्सन वर्ल्ड का रिचेस्ट बन सकता है, उसकी एफिशिएंसी है उतनी कि वो बन सकते हैं थे, लेकिन नहीं बन पाए। लोग जितना कमाते हैं उनसे 3 गुना तो वो डोनेट कर बैठे। हम्म लोगों की अपनी जितनी संपत्ति है उससे 3 गुना तो वो डोनेट कर बैठे। इसका मतलब तो यही निकल रहा है ना कि वो पर्सन है ऐसा, लेकिन एफिशिएंसी छोड़ के किस पर डील करा? इक्विटी पर। फर्क समझ में आ रहा है दोनों में? एफिशिएंसी का सेंस निकला कि जो जिस काबिल है वो उस काबिलियत के पीछे भागता जाए। डन। तो रिच है वो और रिच बन जाए, ये उसकी अपनी एफिशिएंसी है। एक कार्टून आता था रिची रिच, पहले देखा है किसी ने? रिची रिच नाम का एक कार्टून आता था पहले। रिच वालों
यूट्यूब पे सर्च मार लेना, अभी भी ऐसे शायद पोगो वगैरह पे, पता नहीं, अब तो शायद चैनल ही बंद हो गए मेरे ख्याल से। कार्टून नेटवर्क तो शायद बंद हो गया ना। कार्टून नेटवर्क तो शायद बंद हो गया है। उस पे आता था वो रिची रिच, बहुत एकदम अलग ही लेवल का कार्टून था वो। देखना उसे, अच्छा लगेगा। नहीं वो तो, उसमें क्या शिक्षा मिलती है? कोई शिक्षा नहीं मिलती इस। अरे जब इसका टाइम आएगा तब देख लेगा। मैं तुम्हें कह रहा हूँ, ये तुम्हारे एरा का है, मतलब तुम्हारी एज के लिए है ये, है ना। और अगर इक्विटी की बात करेंगे, तो इक्विटी का मतलब क्या है? जो गरीब है उसे उठा के क्या करो, अमीर तो बनाने की कोशिश करो। नहीं भी हो पा रहे तो कम से कम उसको गरीबी से बाहर निकाल दो, है ना। अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर। अगर इक्विटी पे काम करेंगे तो एफिशिएंसी को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाएगा ना, और थोड़ा की जगह बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और अगर एफिशिएंसी पे काम करेंगे तो गरीब और गरीब होता चला जाएगा। ये दोनों ही क्या है, लगभग एक दूसरे से अपोजिट है, और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी करते हैं, है ना। लिखो आगे। ग्रेटर इक्विटी, अगर इक्विटी पे ज़्यादा काम किया तो कैन बी अचीव्ड। अचीव गलत लिख दिया क्या शायद? ये आएगा। कैन बी अचीव्ड थ्रू हाई टैक्सेस ऑन रिच। ऐसा ही किया जा सकता है। अमीर तो और ज़्यादा टैक्स लो, वो पैसा किसको दे दो? गरीबों को दे दो सब्सिडी के रूप में, गरीब खुश। लेकिन क्या इसका अमीरों पे कुछ असर पड़ नहीं पड़ेगा? पढ़ लेगा। वो बुरा मान जाएंगे। हो सकता है वो अपने जो भी बिजनेस है या कुछ भी है उसको बंद करने के बारे में सोचें, कि टैक्स तो बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा है, हमें बंद करो। बंद करने के बारे में सोचा तो सोचो अनएम्प्लॉयमेंट कितना ज़्यादा जनरेट होने लगेगा, इनकम कितना ज़्यादा डाउन हो जाएगा। एक दूसरे पे डिपेंडेंसी आ रही है, एक के बारे में सोचो तो दूसरे का नुकसान, और उसकी वजह से फिर हमारा फिर से नुकसान होना ही है। तो बट दिस could be act as dis in disincentive to entrepreneurship and discourage। खुद तो पीछे हटेंगे ही, दूसरों को भी जो जा रहा होगा पैसा लगाने, एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करने, उनके भी कान भर देंगे, हैं। मना करेंगे, बहुत टैक्स वैक्स बहुत ले रही है सरकार इस काम में, बर्बादी हो जाए आ जाती है, मत जाओ। और उन्हें भी
सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट करने से डिस्करेज कर देते हैं। लाइन समझ में आ गई अच्छे से? तो फिर क्या किया जाए, बोलो, क्या किया जाए, किसके ऊपर ध्यान दिया जाए? थोड़ा कम कर। कुछ ऐसा डिसीजन लिया जाए जिससे इक्विटी पे तो काम हो, लेकिन एफिशिएंसी को ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। यूं कह लो कि एफिशिएंसी कॉस्ट ना लगे। हैं, अगर लोग एंटरप्रेन्योरशिप छोड़ के भागने लग जाएं, या यूं कह लो कि इनकम ज़्यादा कमाना कम कर दें, तो टैक्स आना कम हो जाएगा, और जब टैक्स आना कम हो जाएगा तो हम उसे कहेंगे कि ये एंटरप्रेन्योरशिप कॉस्ट लग रही है, अब एफिशिएंसी कॉस्ट लग रही है। समझ में आया मेरी बात? जिसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ेगा, अब किसे भुगतना पड़ जाएगा? सरकार को। सरकार छोड़ो, आम जनता को ज़्यादा इसका भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के पास टैक्स इनकम की कमी हो जाएगी, और फिर वो जनता को सब्सिडी नहीं मिल पाएगी। इसी में आगे लिखेंगे, देयरफॉर redistribution measures should be complied with minimal efficiency cost, है ना? इस तरीके से अप्लाई करना चाहिए ताकि एफिशिएंसी कॉस्ट कम से कम होती चली जाए। तो वही ना कि टैक्स कम नहीं। टैक्स लिया जाए ताकि इक्विटी पे काम हो सके, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं कि वो लोग डर के ही भाग जाए। लो, ठीक ठाक लो कि वो उनसे पैसा भी आता रहे, उनको बर्डन ना लगे, और इधर इक्विटी पे भी अच्छा से काम चलता रहे। डन। ये टॉपिक रीडिस्ट्रीब्यूशन का खत्म। अगला आता है टॉपिक स्टेबलाइजेशन फंक्शन। स्टेबलाइजेशन फंक्शन, ये नाम से बहुत चीज़ें कवर कर दे रहा है, सिर्फ नाम से ही। एक ऐसा फंक्शन जो एक इकोनॉमी में स्टेबलाइजेशन लेकर आ रहा है, संतुलन लेकर आ रहा है। रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में हमने तो डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखा, किसको ज़्यादा किसको कम डिस्ट्रीब्यूशन हो, कहाँ से कहाँ उठा के पैसा पहुँचा दिया जाए, कैसे कैसे किया जाए। अब स्टेबलाइजेशन में क्या देखना है, इकोनॉमी बैलेंस में कैसे रहे, हैं, किन कंडीशंस में बैलेंस में रह सकती है। तो मैक्रो लिखोगे,
मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज सेड मैक्रो लेवल पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कही जाएगी इज सेड टू एग्जिस्ट, कहा जाएगा कब, जब इकोनॉमी में निम्नलिखित बातें दिख रही हूँ। हैं, पहली बात क्या दिखाई दे, पहली बात क्या दिखाई दे कि एक इकोनॉमी में आउटपुट उतना ही प्रोड्यूस हो रहा हो जितना उस इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी है। ये स्टेबिलिटी है। प्रोडक्शन कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ, रिसोर्स कितने अवेलेबल हैं, है ना, मशीन्स मटेरियल वगैरह सब कुछ जितने अवेलेबल हैं उन अवेलेबिलिटी के इक्वल ही अगर आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है वो स्टेबिलिटी है। ठीक, इसके बाद जो खर्चे किए जा रहे हैं, खर्चे जो किए जा रहे हैं वो उतने ही किए जा रहे हों जितने आउटपुट मौजूद हैं, जितने आउटपुट मौजूद हैं उन सभी पर खर्चा किया जा रहा है, मतलब कि डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई। समझ में आ रहा है। तीसरी बात, जितना लेबर रिसोर्स है सारे के सारे एम्प्लॉयड हों, फुल्ली एम्प्लॉयड। लेबर रिसोर्स का मतलब क्या है, वर्कर मशीन वगैरह सब कुछ, सभी लगे हुए हैं काम पे, कोई खाली वेस्ट नहीं बैठा, आइडल नहीं बैठा है। क्लियर हो रही है बात। तो ये बैलेंस बना रहेगा। चौथी बात, इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन है वो कैसी हो, लो एंड स्टेबल। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा ना हो लेकिन हल्का फुल्का हो और स्टेबल हो। स्टेबल का मतलब जितनी इनकम बढ़ रही है उतना ही इन्फ्लेशन इंक्रीज हो, तो ज़्यादा अच्छे से चलेगा। ठीक है जी, आगे बढ़े। लिखते चलोगे। अब यहाँ पर फिर से वही पुराना पंछी उड़ के आ गया, किन्सन। Keynes believed that वो ऐसा मानता था कि इकोनॉमी डज नॉट ऑटोमेटिकली generate full employment, therefore government has to interfere। ऐसी बात पिछली क्लास में भी बताई थी ना। लेकिन वहां रिचर्ड ने बोला था ये बात, याद आया।
या इसने भी ये बात बोली। केन्स ने कहा कि कोई भी इकोनॉमी पूरी तरह से ऑटोमेटिकली फुली एम्प्लॉयड होगी ही नहीं, सरकार को आना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, सोच के देखो। हैं? हाँ, उसने भी यही बात ही बोली थी। उसने रिसोर्स के बारे में बोला था कि रिसोर्स फुल्ली एलोकेट नहीं होंगे, करना पड़ेगा मार्केट में। खैर, सोच के देखो कि स्कूल के दिन याद करो, क्लास में बैठे हो, वो क्लास फुल्ली डिसिप्लिन रहेगी जब तक टीचर नहीं आएंगे। ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन फुल्ली जनरेट हो जाएगा जब तक कोई मॉनिटरिंग ना हो। मॉनिटरिंग में टीचर आ जाए, प्रिंसिपल आ जाए, या क्लास मॉनिटर ही आ जाए, नहीं होगा ना। तो जब एक छोटी सी क्लास में डिसिप्लिन नहीं आ सकता बिना टीचर के, तो पूरी इकोनॉमी में डिसिप्लिन कैसे आ जाएगा बिना गवर्नमेंट के। इन्हीं सब स्टेबलाइजेशंस के लिए सरकार को कुछ पॉलिसियां बनानी पड़ती हैं, जिन्हें हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। सुना होगा ना नाम। तो इंटरफेरेंस के रूप में सरकार को क्या करना पड़ता है? फिस्कल पॉलिसी बनानी पड़ जाती है। फिस्कल पॉलिसी में क्या आ जाता है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स और गवर्नमेंट रेवेन्यूज। गवर्नमेंट पॉलिसी में सरकार गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स और गवर्नमेंट रेवेन्यूज के बारे में डिस्कशन करती है। इसी को हम कहते हैं ना बजट बना रहे। और उस बजट में तो केवल और केवल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू होता है। पॉलिसियों में कुछ सोशल वेलफेयर वगैरह के और बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। ठीक है जी। इसमें मेन मुद्दा क्या है कि अगर सरकार नहीं आई बीच में, इकोनॉमी तो महंगाई के चरमोत्कर्ष पे पहुंच चुकी होगी। हैं? एकदम जो लेवल नहीं सोचा होगा उससे ऊपर पहुंच जाएगी। जिस सिचुएशन को हम कहेंगे स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन। स्टेग मतलब रुकना होता है। इन्फ्लेशन भी आ रहा है, लोगों को रोजगार भी नहीं, रोजगार रुक गया और इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। समझे? अच्छा, एक और कोई तरीका है क्या? एक तो ये पॉलिसी बना दी, और कोई तरीका? बताओ, सरकार और कुछ कदम उठाती है क्या? हाँ, मॉनेटरी
क्या? आरबीआई किसकी कठपुतली है? बस देखो, एक होती है कि सरकार खुद करे, और एक है कि सरकार अपने वजीर से काम करवा दे। हाँ, तो आरबीआई सरकार का वजीर है। गवर्नमेंट के नक्शे कदम पे चलता है ना सरकार, आरबीआई तो। और इसमें क्या होता क्या है मॉनेटरी पॉलिसी में? इंटरेस्ट बढ़ा देते ये तो पढ़ चुके हैं ना। हैं। वो दिखावा है, मनी सप्लाई है, इंटरेस्ट रेट। तो यही बड़ी सप्लाई बढ़ाना और कम करना। घर में राजा है पापा, हम्म, आरबीआई है मम्मी। अब समझ रहे होगे सारी चीजें। हम्म। कभी कभी आंखों देखी बात होती है कि पापा भी मम्मी से पैसे उधार मांग रहे होते हैं, है ना? लाओ 500 रुपये दे दो, गाड़ी में तेल डलवाना है। तो आरबीआई जो है, जाते हैं, पैसा ला के दे देते हैं। तो इसका क्या सेंस निकला? हाँ, समझ में आ गया। बच्चों के लिए आरबीआई पापा होते हैं, लेकिन इस जगह को समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, एक्चुअल में पापा तो राजा है, आरबीआई मम्मी है। ठीक है। तो तुम्हारा ठीक है सर, समझ रहा हूँ। एक और जो अभी मैंने नाम लिया था उसके बारे में लिख लो। स्टैगफ्लेशन। हम्म। हाँ, वो एकदम बुरी से बुरी हालत। बुरी से बुरी हालत वाली है। एक ऐसी इकोनॉमी होती है वो जो ग्रोथ तो दिखा रही है, लेकिन वो ना के बराबर है। ग्रोथ होनी चाहिए 10%, ग्रोथ आ रही है 0.1%। स्टैगफ्लेशन इज ऑल्सो प्रॉब्लम। ये भी एक सिचुएशन आ जाती है अगर हम बिना सरकार के स्टेबिलिटी देखना चाहेंगे तो। स्टैगफ्लेशन का संधि विच्छेद करेंगे तो स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन, है ना? इन्फ्लेशन तुम जानते हो, स्टैग्नेशन का मतलब होता है अनएम्प्लॉयमेंट या स्टॉपेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। स्टॉपेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं फिर।